के पहले हम लोगों ने इकोलॉजी को जो शुरू किया था, उस इकोलॉजी में मैंने कुछ वीडियोस डाले थे। उन वीडियोस में से हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पॉपुलेशन रिलेटेड बातें कुछ पढ़ रखी थी। तब तक हम लोगों ने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में कुछ बातें पढ़ी हुई थी, जैसे कि एज पिरामिड, एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद की बातें और इकोलॉजी के बाकी लेक्चर आज मैं आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ, आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में बचे हुए कुछ पॉइंट हैं, उनमें से एक और पॉइंट बचता है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन साइज। ज्यादातर समय पर पॉपुलेशन साइज ही रियल वैल्यू है, या ज्यादातर समय पर यूज की जाने वाली वैल्यूज हैं पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज इज एक्चुअली नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन गिवन हैबिटेट, in given habitat. And this population size, most of the time this population size, ये किसी भी स्पीसीज की उसके हैबिटेट में स्टेटस के बारे में जानकारी देता है। What is the status of that species on that habitat? तो status of the species in a habitat, it is most of the time defined by the population size. One thing that what is status? कई बार आप लोग पूछेंगे ये status क्या है? Status का मतलब होता है there are two type of species. One is known as general species. Another one is known as keystone species. अगर मैं पूछूं कि स्टेटस आपको किसी भी हैबिटेट में या तो जनरल स्पीसीज की तरह बिहेव कराता है, या फिर आपको कीस्टोन स्पीसीज की तरह बिहेव कराता है, और ये दोनों ही बातें किस बात पर डिपेंड करेंगी? पॉपुलेशन साइज में। फॉर एग्जांपल, आपके बारे में पूछा जाए जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट में हमारी कीस्टोन जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी? इट इज टाइगर, जस्ट बिकॉज दैट इज अ टाइगर रिजर्व। बाकी वहां पर डियर भी हैं और भी स्पीसीज हैं, दोज आर नोन एज जनरल स्पीसीज। ये बात थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी अगर हम लोगों ने इसको जारी रखा, तो हम लोग एक बार फिर से समझ लें। पॉपुलेशन साइज इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन गिवन हैबिटेट, और पॉपुलेशन साइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट गिव्स स्टेटस ऑफ द स्पीसीज इन दैट हैबिटेट। वन थिंग। दूसरा, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन पॉपुलेशन साइज इज, ये एक दूसरी बात है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, वेदर पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ये क्या बताती है? चेंज इन पॉपुलेशन साइज विल डिफाइन अबाउट द आउटकम ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये बात याद रखें कि मैं एनसीईआरटी की लाइंस को ज्यादातर यहां पर कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड दो बातें हो गई कि पॉपुलेशन साइज हमें किसी भी स्पीसीज का स्टेटस बताती है उस गिवन हैबिटेट में। दूसरा, चेंज इन पॉपुलेशन साइज बताती है आउटकम ऑफ द इकोलॉजिकल प्रोसेस, एंड दिस इज अगेन व्हाट इज आउटकम ऑफ द इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये अगेन हमारे लिए मुसीबत है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कुछ प्रोसेस पढ़े थे, लाइक प्रिडेशन, लाइक कॉम्पिटिशन, एटसेट्रा, या फिर पैरासिटिज्म। ये कुछ इकोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रिडेशन, शिकारी और शिकार वाली कंडीशन है। कंपटीशन में दो स्पीसीज आपस में भिड़ रही हैं। पैरासिटिज्म में एक लिविंग स्पीसीज दूसरे लिविंग स्पीसीज पे रिसाइड कर रही फॉर फूड एंड फॉर शेल्टर। कई बार पैरासिटिज्म में पैथोजेनेसिस भी होती है, तो वो जो पैरासाइट होता है, लेट सपोज कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर गया, तो वो हमारे लिए पैरासाइट होने के साथ साथ हमें बीमार भी करता है। तो इन सारे इकोलॉजिकल प्रोसेस का क्या इफेक्ट पड़ा, ये कैसे पता चलेगा? इट विल बी इन चेंज इन पॉपुलेशन साइज। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट सिनेरियो है कोरोना वायरस का। सो कोरोना वायरस एक वायरस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो बिहेव करेगा लाइक पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। और ये जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट की वजह से हमारी पॉपुलेशन का क्या हो रहा है? डेथ हो रही है, डेथ बढ़ रही है, और डेथ बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन का डिक्रीज होना यानी चेंज इन पॉपुलेशन साइज, ये किसी भी इकोलॉजिकल प्रोसेस में हो सकता है, जैसे कि यहां पर मैंने बोला पैरासिटिज्म। सो फिर से मैं इस बात को समझा दूं
कि आज हम लोगों ने जो शुरू किया है, मे भी आपको पीछे लैग लग रहा हो, हम लोगों ने पुरानी बातें जो पिछले वीडियोस में देखी करी हैं उसके आगे बढ़ रहा हूं, तो हो सकता है ये आपको छूटा हुआ पार्ट लग रहा हो। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप पिछले वीडियो देखें और फिर से कॉन्टिन्यूअस वीडियो पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, आज की बात फिर से मैं आगे बढ़ाता हूं। तो नंबर 1 आपको बताना है कि व्हाट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, इट इज अ पॉपुलेशन साइज। व्हाट इज पॉपुलेशन साइज? नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन हैबिटेट। और पॉपुलेशन साइज से हमें कौन सी दो बातें पता चल रही हैं? पहली बात तो पॉपुलेशन साइज से हमें पता चल रहा है किसी भी स्पीसीज का स्टेटस उस गिवन हैबिटेट में। दूसरी बात, चेंज इन पॉपुलेशन साइज भी हमें कुछ बता रही है। चेंज इन पॉपुलेशन साइज हमें बता रही है आउटकम ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस। और बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनमें से 2 या 3 इकोलॉजिकल प्रोसेस मैंने बताए। पॉपुलेशन साइज के बाद हमारे पास एक नया एट्रीब्यूट आता है, एंड दैट एट्रीब्यूट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी आप लोग ध्यान से सुने, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को डेजिग्नेशन दिया जाता है कैपिटल एन। बहुत ध्यान देने की बात है, आप इसे कैपिटल एन को ध्यान से रखें। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डेजिग्नेटेड बाय द कैपिटल एन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज को ऑलमोस्ट सिनोनिमस यूज करते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह यूज किए जाते हैं। लेकिन कई बुक्स में पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉपुलेशन साइज पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाता है, यानी पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज रह रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। खैर, बाय द वे, हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट इक्वल बात है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज हमें क्या बताता है? वही सारी इंफॉर्मेशन देता है जो हमें पॉपुलेशन साइज में मिल रही थी। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉपुलेशन डेंसिटी, कई बार हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दे रही है वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, इट बिकम यूजलेस। अब आप पूछेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या इंफॉर्मेशन दे रही थी, तो आप भूले नहीं, पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी में सिनोनिमस बोल रहा हूं। तो मैंने बताया था पॉपुलेशन साइज आपको स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, साथ में इकोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। अभी चाहे स्टेटस हो चाहे इकोलॉजिकल प्रोसेस हो, इन दोनों की इंफॉर्मेशन कभी कभी यूजलेस हो जाती है। कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमारे पास यूजफुल नहीं है, यूजलेस हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट, हम लोग इसे काउंट नहीं कर पाते हैं। अब ये दोनों बातें एनसीईआरटी में 2 लाइन में लिखी हैं कि व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी बिकम यूजलेस एंड व्हाट आर द रीजन व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इम्पॉसिबल टू काउंट। तो पहला पॉइंट कि कब यूजलेस हो जाती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी बोलती है कि बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, दिस इज अ बैनियन ट्री, और उसी बरगद के ट्री में जहां पर है वहां पर लगभग 200 पार्थीनियम के पौधे। अब आप लोग भूले नहीं होंगे कि पार्थीनियम क्या होता है। पार्थीनियम इज अ कैरेट ग्रास, आपको मालूम है ये एक वीड है, पार्थीनियम प्लांट है। अगर हम पॉपुलेशन साइज की तरफ जाएं तो हमें मालूम है पॉपुलेशन साइज के हिसाब से इसकी वैल्यू है 200 और इसकी वैल्यू है 1, और इस बेसिस पर पार्थीनियम का स्टेटस उस पर्टिकुलर हैबिटेट में बेटर होना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा है, साइज बड़ा है, और बेनियन का नंबर 1 है, बरगद के पेड़ का नंबर 1 है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बेनियन ट्री का जो इफेक्ट होना चाहिए, जो स्टेटस होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। बट ये ट्रू नहीं है, तभी मैंने बोला ना इट इज यूजलेस इंफॉर्मेशन, बिकॉज अगर हम इस पर्टिकुलर हैबिटेट में देखेंगे तो ज्यादा इफेक्ट बेनियन ट्री का आएगा, बिकॉज इट हैव मोर बायोमास। लेस इफेक्ट आएगा पार्थीनियम प्लांट का, क्योंकि 200 पौधे अगर हम लोगों ने काउंट कर लिए और वे भी किए तो उनका वजन बेनियन ट्री से कम आएगा। तो इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी का कैलकुलेशन यूजलेस है और हम लोग इसे सही मानेंगे नहीं। इस केस में जब कभी भी पॉपुलेशन डेंसिटी हमें यूजलेस पता चलती है,
तब हम कौन से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचते हैं। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद हम लोग या तो परसेंटेज कवर के बारे में बात करते हैं कि कितना कवर किया गया ज्योग्राफिकल एरिया, कितना परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया गया। तो नो डाउट बेनियन ट्री ने ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया या ज़्यादा हैबिटेट का एरिया कवर किया है 200 पार्थेनियम से। या फिर हम लोग परसेंटेज बायोमास कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कवर और परसेंटेज बायोमास उस केस में जब हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी एक यूजलेस इंफॉर्मेशन है, उस केस में परसेंटेज कवर और परसेंटेज बायोमास बेटर इंफॉर्मेशन देंगे। एंड इसी के साथ दूसरा पॉइंट है, जब हम कहते हैं कि कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी इज इम्पॉसिबल टू काउंट। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इम्पॉसिबल टू काउंट है। तो मैं आपके सामने दो एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल ये है, क्या आप किसी भी रिवर में या किसी भी ओशियन में किसी पर्टिकुलर फिश की स्पीसीज के फिश स्पीसीज का पर्टिकुलर बोनी फिशेस का नंबर काउंट कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप पूरे समुद्र में या पूरी नदी में कैसे काउंट कर पाएंगे? दूसरी बात, अगर मैं बोल दूं कि एक बैक्टीरियल प्लेट में एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, बैक्टीरिया के काउंट करिए, तो क्या कर पाएंगे? बिकॉज बैक्टीरिया कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये कीप ऑन डिवाइडिंग है। आप जब तक काउंट करेंगे उनका जनरेशन टाइम होगा। लेट सपोज 20 मिनट में बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ा देता है, डबल कर देता है। तो मान लीजिए 100 बैक्टीरिया थे और आपने काउंट करना चालू किया और 20 मिनट लग गए, तो फिर 200 बैक्टीरिया हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इन केसेस में, कि जैसे कि नदियों में हमें मछलियों को काउंट करना है, ओशियन में हमें मछलियों को काउंट करना है, या फिर हमें किसी भी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया को काउंट करना है, तब हमारे लिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट। तो दूसरा एट्रीब्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको डेजिग्नेशन दिया था हम लोगों ने कैपिटल एन को, एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन साइज जैसा ही है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी वही सारी इंफॉर्मेशन देता है जो पॉपुलेशन साइज देता है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज में दो बातें एनसीईआरटी लिखती है कि कभी कभी ये यूजलेस साबित होता है और कभी कभी इम्पॉसिबल टू काउंट साबित हो जाता है। कब यूजलेस होता है, इसका एग्जाम्पल भी हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। बेनियन ट्री और पार्थेनियम प्लांट के साथ एक बरगद का पौधा और 200 पार्थेनियम पौधे आपस में स्टेटस के बारे में बात करते हैं, तो देखने में बेनियन का स्टेटस कम लगेगा, लेकिन एक्चुअली ज़्यादा है। उस केस में हम लोग परसेंटेज बायोमास कैलकुलेट करते हैं और परसेंटेज कवर कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने बोला कि कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट, और फिर हमने बताया आपको कि किसी भी रिवर में, किसी भी नदी में जब कभी हम लोग मछलियों को काउंट करेंगे तो हम उसे काउंट करते वक्त हमारे लिए एग्जैक्ट वैल्यू पता लगाना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाना इम्पॉसिबल सा है। देन तब हम क्या करें? तब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं, एंड द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज नोन एज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज नोन एज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। पहली बात तो व्हाट इज रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी? रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज अ टोटल नंबर ऑफ individual of given species upon total number of individuals of all species into 100। सो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर हम लोग रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इनटू 100। अब आप कहेंगे सर रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को हमें किसी प्रैक्टिकल पॉइंट से बताइए। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि अगर आपने नदी में मछलियों को काउंट करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी देखा तो इम्पॉसिबल टू काउंट, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को पॉसिबल कैसे बना सकता है? अब आप यहां पर किसी भी नदी में किसी पर्टिकुलर एरिया में मछलियों को पकड़िए, और पकड़ने पर यानी पर ट्रैप पर आपको जितनी ज्यादा मछलियां मिलेंगी, अगर मछलियां ज्यादा हैं अलॉन्ग विथ और भी मैरीन एलिमेंट होंगे, और भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उन एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ फिशेस भी प्रेजेंट होंगी। अगर बाकी
बाकी एनिमल्स के साथ साथ फिशेस का नंबर ज्यादा है, तो हम रिलेटिवली बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में फिशेस ज्यादा है। पर मान लीजिए अगर ट्रैप में पकड़ते वक्त कछुए ज्यादा मिले, श्रिम्प्स ज्यादा मिले, प्रॉन्स ज्यादा मिली, मछलियां कम मिली, तो हम रिलेटिवली बता देंगे कि बाकी स्पीसीज के रेस्पेक्ट में वहां पर मछलियों का नंबर कम है। तो याद रखने की जरूरत है कि रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोग टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इनटू 100 काउंट करके रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी से काम कर लेते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में समुद्र में मछलियां ज्यादा मिल रही हैं, तो हम अपने आप कहेंगे कि उस समुद्र में, उस एरिया में मछलियां ज्यादा हैं। तब भी हम एग्जैक्ट काउंट नहीं बता पाएंगे, रिलेटिवली बता पाएंगे कि बाकी स्पीसीज के रेस्पेक्ट में वहां पर मछलियों का नंबर ज्यादा है। ठीक है। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक आता है, एंड दिस टॉपिक इज नोन एज टाइगर सेंसस। अगर हम लोग बोलें कि टाइगर की जनगणना कैसे करते हैं, टाइगर सेंसस एक इनडायरेक्ट काउंट है। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, टाइगर सेंसस इट इज अ इनडायरेक्ट काउंट। और इस इनडायरेक्ट काउंट में हम लोग टाइगर को बिना देखे टाइगर के नंबर का अनुमान लगाते हैं कि जंगल में टाइगर कितने हैं। और इनडायरेक्ट काउंट करते वक्त हम टाइगर की दो बातों पर देखते हैं। एक तो हम लोग उनके पग मार्क्स गिनते हैं, पूरे के पूरे जंगल में टाइगर के पग मार्क्स, टाइप ऑफ पग मार्क्स गिनते हैं। दूसरा फीकल पैलेट्स, उनके फीकल पैलेट से पता लगाते हैं कि पग मार्क्स और फीकल पैलेट से पता लगा लेते हैं कि किसी भी जंगल में टाइगर के कितना टाइगर का सेंसस है, या टाइगर की कितने वहां पर टाइगर प्रेजेंट है। सो फिलहाल अगर हम लोग अपनी उंगलियों में काउंट करें तो बहुत सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स चालू होते हैं। अगर एक बार आप रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो हम लोग रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू total number of individual of given species upon the total number of individual of all species into 100। और दूसरा टाइगर सेंसस, इट इज अ इनडायरेक्ट काउंट। हम लोग पग मार्क, उनके पैरों के चिन्ह देख करके पता लगाते हैं। दूसरा फीकल पैलेट्स को काउंट करके पता लगाते हैं कि कहीं पर टाइगर कितने हैं। अच्छा, एक बार पॉपुलेशन एट्रीब्यूट को एक सिरे से लिख लेना चाहिए जो हमारे प्रीवियस वीडियो से अब तक है। पहला जो हमारा एट्रीब्यूट था, इट वाज द बर्थ रेट पर कैपिटा। अगर आपको याद हो, बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। दूसरा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट था, इट वाज द डेथ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। द थर्ड वाज द सेक्स रेशियो, अगर आप भूले नहीं हैं पुराने वीडियोस को। इसके बाद चौथा हमारे पास था एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम लोगों ने पुराने वीडियोस में पढ़ रखा है। इसके बाद हमारे पास था एज पिरामिड्स, और आज हमने 2 या 3 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और पढ़े हैं। एज पिरामिड के बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन साइज, जो आज हम लोगों ने पढ़ा। पॉपुलेशन साइज के बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। एंड द लास्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमने पढ़ा टाइगर सेंसस। सो अगर आप कैलकुलेशन रखेंगे कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बाद आता है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। Okay, so what is population growth? First of all, what is population? तो population को रिलेट करने के लिए मैं पुरानी डेफिनेशन की तरफ जाता हूं। Population is a number of morphologically similar individual in a given geographical area in a particular time। किसी भी particular geographical area में, पहला बात आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी particular geographical area में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के
कितने मेंबर वहां पर प्रेजेंट हैं, दैट विल गिव अस पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि मान लीजिए लेक्चर थिएटर है जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस लेक्चर थिएटर के इस ज्योग्राफिकल एरिया में इस पर्टिकुलर टाइम पर जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं उस समय पर ह्यूमन स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो क्या क्रिएट करेंगे, पॉपुलेशन। ओके, सो पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर टाइम और स्पीसीज, तीन बातें आपको बहुत याद रखनी पड़ेगी। एक चीज आपको याद रखनी और है कि पॉपुलेशन इट इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है कि आप सोचें कि ये पैरामीटर कभी बदलेगा नहीं। दिस पैरामीटर ऑलवेज कीप चेंजिंग। जैसे इस लेक्चर थिएटर में कोई आ सकता है, अगर आएगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यहां से कोई जा सकता है तो पॉपुलेशन घट जाएगी। या फिर आपको मालूम है कि इट इज नॉट स्टैटिक पैरामीटर, तो या तो ये पॉपुलेशन इंक्रीजिंग कंडीशन में रहेगी, या तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, या फिर ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगी, यानी डिक्रीजिंग कंडीशन में भी जा सकती है। तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं, ये हमेशा बदलता रहता है और बदलते रहने के कारण हैं, और वो कौन कौन से कारण हैं वो हमें पढ़ने चाहिए। तो बेसिकली आपकी बुक या फिर नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास 4 ऐसे प्रोसेस हैं, देयर आर 4 प्रोसेस जो किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। इनमें से जो पहला फैक्टर है हमारे पास, इट इज नोन एज नेटैलिटी। इट इज नंबर ऑफ बर्थ्स। याद रखना, बहुत इजीली आप गलती कर देते हैं, और वो गलती ये होती है आप नेटैलिटी को बर्थ रेट समझ बैठते हैं। इट इज नॉट द बर्थ रेट, इट इज चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ। ये बर्थ रेट नहीं है, ये चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ, यानी बर्थ की वजह से पॉपुलेशन कितना बढ़ा। इट इज नॉट रेट, नॉट पर कैपिटा, ये रेट नहीं है। नेटैलिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन। याद रखना, जब भी नेटैलिटी होगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। मैं प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेटैलिटी के बाद जो दूसरा फैक्टर है, इस फैक्टर को बोलते हैं मॉर्टैलिटी। और मॉर्टैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज अ चेंज इन पॉपुलेशन ड्यू टू डेथ। फिर से याद रहे, इट इज नॉट डेथ रेट, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डी से। याद रहे, नेटैलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। तो नेटैलिटी इज अ कैपिटल बी, mortality is a capital D, and capital B is a number of birth or the change in population due to birth, and capital D it is a number of death or the change in population due to death. तीसरा अगर कोई फैक्टर है तो ये फैक्टर है आई माइग्रेशन, और आई से स्टार्ट होने वाला माइग्रेशन, इमिग्रेशन कई बार आप लोग बोलते हैं। आई माइग्रेशन, आई माइग्रेशन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कोई पॉपुलेशन आ जाए, किसी भी पॉपुलेशन का किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आना, इट इज नोन एज आई माइग्रेशन, आई माइग्रेशन, एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज द पॉपुलेशन। सो हमारे पास 2 ऐसे फैक्टर मिले, वन इज नोन एज नेटैलिटी, अनदर वन इज नोन एज इमिग्रेशन, जो पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, और एक फैक्टर हमारे पास है मॉर्टैलिटी, जो कि हमारी पॉपुलेशन को घटाता है, क्योंकि ये डेथ करता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेथ की वजह से कम होते जाते हैं। और चौथा अगर कोई फैक्टर है और प्रोसेस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, वो है ई माइग्रेशन। याद रखना है स्पेलिंग में, यहां पर आई से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ई से स्टार्ट हो रहा है। ई माइग्रेशन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को छोड़कर लोगों का चला जाना। अगर लोग यहां से छोड़ के चले गए हैं, इसका मतलब इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में लोगों का नंबर घट रहा है। इसका मतलब अगेन ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी ये भी पॉपुलेशन को घटाएगा। तो एक बार मेरे साथ आप बोलिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन को पॉजिटिव या निगेटिव, इंक्रीज या डिक्लाइन करने वाले
चार मुख्य प्रोसेस कौन कौन से? नंबर 1 इज नेटेलिटी, दैट इज नोन एज बर्थ, मोर्टेलिटी दैट इज नोन एज डेथ, इसके बाद है आई माइग्रेशन, इसे हम लोग कैपिटल आई के साथ डिनोट करते हैं, और ई माइग्रेशन इसे कैपिटल ई के साथ डिनोट करते हैं। ई माइग्रेशन का मतलब आई माइग्रेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में लोगों का आ जाना, और ई माइग्रेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से लोगों का चला जाना। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, इसे रफ करते हैं और आगे बात करते हैं। बताइए, पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको याद है? पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो नंबर होता है वो पॉपुलेशन होता है। ये एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, और अगर ये एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है तो ये चेंज होता रहेगा, कम या ज़्यादा होता रहेगा, और कम और ज़्यादा होता रहने का चार मुख्य प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है नेटैलिटी, दैट इज नोन एज बर्थ, इट इज नॉट बर्थ रेट, इट इज बर्थ। दूसरा है मॉर्टेलिटी, इट इज डेथ, अगेन इट इज नॉट डेथ रेट। तीसरा है आई माइग्रेशन, आई माइग्रेशन मतलब किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में लोगों का आ जाना, और चौथा है ई माइग्रेशन, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का लोग से लोगों को चला जाना, वहां से निकल जाना, इट इज नोन एज ई माइग्रेशन। खैर, एनसीईआरटी ने इसको एक रे डायग्राम से डिफाइन किया है, हम लोग भी उसे करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, और जब हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस समय टाइम इज इक्वल टू टी लिया है, और टाइम इज इक्वल टू टी लिया है तो यहाँ की जो पॉपुलेशन हमने ली है उसे लिया है एन टी, क्योंकि जीरो पॉपुलेशन से शुरू नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगी। टी टाइम पर जो पॉपुलेशन है उसको नाम दिया हमने एन टी। अब इस एंटी पॉपुलेशन में इन चारों बातों को लगाते हैं। पहली बात है, अगर इस पॉपुलेशन में बर्थ हो रही है, याद रखिए बर्थ को हम लोगों ने बोला था नेटैलिटी, तो नेटैलिटी होने पर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, प्लस होगा। दूसरा एक पॉइंट लगाते हैं आई माइग्रेशन। आई माइग्रेशन का मतलब है इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ इंडिविजुअल आ रहे हैं, इस पॉपुलेशन में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में जुड़ रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। अगर बर्थ से इंक्रीज हो रही है तो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों की डेथ भी हो रही होगी, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डोनेट करते हैं, और ये है निगेटिव। और अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ लोग यहां से जा भी रहे होंगे, इट इज नोन एज ई माइग्रेशन। अगर ई माइग्रेशन को हम लोग कैपिटल ई मान के चलें और आई माइग्रेशन को कैपिटल आई मान के चले तो इट इज प्लस, यानी ये इंक्रीज करेगा, इट इज माइनस, ये डिक्रीज करेगा। कई बार क्या होता है, जब इस तरीके का ग्राफ आपके सामने आ जाता है, आप हैबिजर्ड हो जाता है। मैं आपके साथ इसे अंकगणित के एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करता हूं। मान लीजिए यहां पर 1000 इंडिविजुअल थे टी टाइम पर, और टाइम बीतने पर यहां पर जो बर्थ हुई हैं लगभग 300 हुई हैं, यानी 300 नए बच्चे पैदा हुए। लेट्स सपोज 300 है, एक आर्बिट्री है, हम ऐसे ही सोच रहे हैं, और लगभग 200 लोगों की डेथ हो चुकी है, ये मान लेते हैं हम लोग, ये 200 लोग मर चुके हैं। इस पॉपुलेशन में लगभग 50 लोग आकर के ऐड हुए, और इस पॉपुलेशन से लगभग 100 लोग निकल गए, चले गए, ई माइग्रेशन हो गया। तो आफ्टर टाइम टी प्लस वन के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? आफ्टर टाइम टी प्लस वन के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? अगर ये अंकगणित का सवाल होता बड़ा आसान हो जाता। 1000 लोग थे, 300 पैदा हुए, 200 मर गए, नेट आया 100 का। ये 100 पॉजिटिव में आए। 50 लोग आए और 100 लोग चले गए, यानी आने वाले कम है, जाने वाले ज्यादा है, यानी -50 आया। तो यहां पर 100 बढ़ रहे और यहां पर 50 घट रहे। तो अगर हम 1000 में टोटल जोड़ दें तो क्या होगा? पॉजिटिव चीजों को आपस में जोड़ करके निगेटिव चीजों को आपस में जोड़ करके इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। 300 लोग पैदा हुए, 50 लोग आए, टोटल आया 350। याद रखें आप कर क्या रहे, आपने पॉजिटिव चीजों को जोड़ा है, बी प्लस आई। व्हाट इज बी? बर्थ एंड आई माइग्रेशन को आपने जोड़ा, दैट इज 350। ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है जो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और निगेटिव वैल्यू है डी और ई।
डी प्लस ई, डी प्लस ई का मतलब है डेथ और ई माइग्रेशन को आप फिर से जोड़ रहे हैं, तो 200 लोग मरे हैं और 100 लोग यहां से चले गए हैं। तो ये जो गए हैं ये पॉपुलेशन को घटाएंगे और ये लोग हैं जो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। तो आप देख रहे हैं डी प्लस ई जो आ रहा है वो 300 है और बी प्लस आई जो आ रहा है वो 350 है। तो यानी पॉजिटिव का जो नंबर है वो 350 है और निगेटिव का नंबर 300 है। तो इसका मतलब बढ़ 350 रहे हैं, घट 300 रहे हैं, तो नेट चेंज क्या आ रहा है? इट इज नोन एज 350 माइनस 300, दैट इज 50। यानी 50 लोग इस पॉपुलेशन में बढ़े हैं। अगर 50 लोग पॉपुलेशन में बढ़े हैं तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 1000। तो अगर मैं इस 1000 पॉपुलेशन में 50 लोगों को जोड़ दूं तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 1050 लोग। कब? टी टाइम पर? नो, इट इज टी प्लस 1 टाइम पर, जब ये पूरी घटना हो चुकी होगी। इसको सिंपल इक्वेशन के रूप में आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। अगर आप एन टी प्लस 1 पर पॉपुलेशन जानना चाहते हैं तो आपको एंटी पॉपुलेशन मालूम होना चाहिए, यानी इनिशियल पॉपुलेशन मालूम होना चाहिए। उस इनिशियल पॉपुलेशन में आप ऐड करेंगे बी प्लस आई और उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज डी प्लस ई। अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को देख लें तो हमें वही बात मिलने वाली है। एंटी था 1000, बी था 300, आई था 50 माइनस डी था 200 और ई था 100। 350 माइनस 300 दैट इज 1000 प्लस इसका डिफरेंस आएगा 50, 1050। जो हमने सिंपल अंकगणित से साबित किया था वो एक इक्वेशन के साथ भी आएगा। तो आप लोग इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लें, समझ लें, और एनसीईआरटी के जिस पेज पर भी लिखी है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस वो चीज़ें जो पॉजिटिव हैं उन्हें जोड़ दीजिए बी प्लस आई, और वो जो निगेटिव हैं उन्हें घटा दीजिए डी प्लस ई, और इनका नेट वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपको पॉपुलेशन मिल जाएगी। पॉपुलेशन आफ्टर द टाइम टी। फिर याद रखना चाहिए इतनी सारी मैथमेटिक्स के बीच में हमें वो 4 प्रोसेस नहीं भूलने चाहिए। यस, पहला प्रोसेस एन दैट इज नेटैलिटी, दूसरा प्रोसेस डेथ दैट इज मॉर्टेलिटी, तीसरा प्रोसेस आई दैट इज आई माइग्रेशन, और चौथा प्रोसेस ई दैट इज ई माइग्रेशन। और इस तरीके से हम लोगों ने पता लगा लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन से 4 मुख्य प्रोसेस जरूरी हैं। इसके आगे हम और बढ़े, एक बार फिर से इसे रिवाइज करते चलते, बोलते रहिए आप लोग। पॉपुलेशन एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। अगर स्टैटिक पैरामीटर नहीं है तो ये चेंज होता रहेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ने और घटने के लिए 4 मुख्य प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस, पहला प्रोसेस इट इज नेटैलिटी दैट इज बर्थ, दूसरा प्रोसेस दैट इज मॉर्टेलिटी दैट इज डेथ, तीसरा प्रोसेस आई माइग्रेशन। आई माइग्रेशन का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन का, किसी इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में आना, और चौथा प्रोसेस है ई माइग्रेशन, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से किसी का चला जाना। सो आप ये बात समझ गए हैं। इनका एक इक्वेशन बना जो आप बिना देखे बता सकते हैं, एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी, साथ में उनको जोड़िए जो पॉजिटिव हैं बी प्लस आई, उन्हें घटा दीजिए जो निगेटिव हैं दैट इज डी प्लस ई, और जो नेट चेंज आएगा उसको ओरिजिनल वाली पॉपुलेशन से जोड़ देंगे और हमारे पास नेट पॉपुलेशन आफ्टर टी प्लस 1 आ जाएगा। एक और बात, वो बात यह है कि किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ये जो 4 प्रोसेस थे, चलिए इन चारों प्रोसेस को फिर से एक बार लिखते हैं। वन इज नोन एज नेटैलिटी, दूसरा है मॉर्टेलिटी, तीसरा है आई माइग्रेशन, और चौथा है ई माइग्रेशन। नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, आई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, इन 4 बेसिक प्रोसेस में से
मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में यही दो प्रोसेस हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट डालने वाले जो प्रोसेस हैं, दीज आर द नैटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी। फिर से इसे समझने की जरूरत है क्योंकि आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है, इसका मतलब है ऐसी पॉपुलेशन जो पहले से किसी ज्योग्राफिकल एरिया में स्टेबलाइज्ड है, एस्टेब्लिश्ड है। फॉर एग्जांपल हम लोग कानपुर की बात करते हैं, कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर का जो मेजर पॉपुलेशन है, माइनर बात नहीं कर रहा हूं, मेजर पॉपुलेशन है वो एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन है, यहीं पर रह रही, सदियों से, सालों से, दशकों से रह रही है। तो यहां पर रोज का रोज बहुत बड़ा आई माइग्रेशन और बहुत बड़ा ई माइग्रेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं और बहुत सारे लोग एक साथ यहां से चले जाएं, ऐसा नहीं होता। पर इस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन में रोज डेथ और बर्थ जरूर हो रही है। अगर बर्थ देखना है आपको, नेटेलिटी देखना है, आप सारे कानपुर के हॉस्पिटल चले जाइए, सारे हॉस्पिटल में देखिए और हर हॉस्पिटल में आपको बच्चे मिलेंगे, इसका मतलब बर्थ है। और अगर आपको डेथ देखना है, कब्रिस्तान, शमशान, यहां जा सकते हैं और आप देखेंगे कि यहां पर रोज बर्थ और डेथ हो रही है। तो किसी भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन में चारों बातें लगती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ये दो बातें ज्यादा लगती हैं, वन इज नोन एज नैटेलिटी एंड अदर इज मॉर्टेलिटी। लेकिन अगर कोई स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है, स्टेब्लिश्ड एंड दिस इज नोन एज स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब है जो ऐसी पॉपुलेशन है जो स्टेब्लिश्ड हो रही है, अभी पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल एक न्यू कॉलोनाइजेशन हो रहा। अब आप बोलेंगे व्हाट इज न्यू कॉलोनाइजेशन? आपने सुना होगा आजकल बड़े बड़े सोसाइटी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, और ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो सिटीज हैं, इन फ्लैट्स खाली हैं। अब इन फ्लैट्स का ऑक्यूपेशन चालू होता है। जब ऑक्यूपेशन चालू होता है, जब लोग यहाँ पर रहने आ रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है आई माइग्रेशन। यानी 2 महीने पहले जब तक ये बिल्डिंग, या 2 साल से जब तक ये बिल्डिंग बन रही, तब तक यहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये बिल्डिंग हैंड ओवर की और लोग यहाँ पर आना चालू हुए, तो महीने 2 महीने के अंदर ये पूरी बिल्डिंग भर जाती। इसका मतलब इस स्पेशल केस में आई माइग्रेशन ही मेन फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को दर्शा रहा है। यहां पर बर्थ और डेथ उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सो इन 4 फैक्टर को फिर से एक बार सोचिए, समझिए। वन इज नोन एज नैटेलिटी, अनदर वन इज नोन एज मॉर्टेलिटी, द थर्ड वन इज नोन एज आई माइग्रेशन बेटा, ई माइग्रेशन, चौथा है ई माइग्रेशन। इनमें से 2 फैक्टर ऐसे हैं जो जनरली लगते हैं और 2 ऐसे फैक्टर हैं जो स्पेशल केस में लगते हैं, और इनका एक फॉर्मूला आपके सामने हो चुका है। तो अभी हम लोग अभी के लिए इतना करते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे।